ठीक है, दोनों को जब मिक्स करने के बाद देखें तो दोनों मिलकर के किस स्टेट में आ गया, दोनों मिलकर के आ गया लिक्विड स्टेट में। मतलब शुगर खो गया, किस में खो गया, वाटर में, अपने स्टेट को भूल गया। वो पहले था सॉलिड, अब किस में आ गया, लिक्विड में। तो जिस स्टेट को पकड़ ले, पकड़ लिया लिक्विड स्टेट को, तो जिस स्टेट को वो पकड़ लेगा वही हो जाएगा सॉल्वेंट, और जो पकड़ेगा वो हो जाएगा सॉल्यूट। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? अब आगे समझते हैं, इसमें थोड़ा और आगे समझते हैं। ठीक, अब बात करेंगे कि इस बाइनरी सॉल्यूशन में और क्या क्या समझना है। कुछ बेसिक, कुछ मोल कंसेप्ट को याद करेंगे हल्का फुल्का। मोल कंसेप्ट में क्या क्या सीखे थे, खाइए और खो जाइए। खाइए और खो जाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब जो बात करेंगे दो कंपोनेंट का। एक कंपोनेंट को कह रहे हैं सॉल्यूट और एक कंपोनेंट को कह रहे हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके क्या बना रहा है, सॉल्यूशन। अच्छा, ये जो सॉल्यूशन बना है, आप तो नहीं बताने का जरूरी कि बाइनरी सॉल्यूशन है, ये तो अंडरस्टूड है कि ये सॉल्यूशन पक्का बाइनरी ही होगा। तो एक सॉल्यूट है, दूसरा है सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 से, सॉल्यूट को रिप्रेजेंट किए हैं 2 से, सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट किए हैं 1 से, इसको रिप्रेजेंट किए हैं 2 से, या ऐसे 2 लिखें या ऐसा 2। ठीक, सॉल्यूट को रिप्रेजेंट किए हैं 2 से और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट किए हैं 1 से। तो इसमें क्या क्या काम में आता है, इसका मतलब जो हम सॉल्यूशन बनाए हैं, इस सॉल्यूशन में दो चीज है। एक है सॉल्यूट, मतलब 1 + 2। 1 + 2 कहने का मतलब क्या है, 1 है सॉल्वेंट और 2 है सॉल्यूट। तो इसमें काम में क्या क्या आएगा, कुछ बेसिक कंसेप्ट जो मोल का याद आएगा। मोल कंसेप्ट का कुछ बात याद कर लेते हैं। मोल कंसेप्ट का कुछ बात हम याद करते हैं। मोल कंसेप्ट में हम सब सीख चुके हैं मोल फ्रैक्शन, और क्या सीखे हैं, मोल फ्रैक्शन के बाद हम सब सीख चुके हैं मोलेरिटी, और क्या सीखे हैं, मोलेलिटी। ठीक, मोलेलिटी। इस मोलेरिटी को लिखेंगे या तो कैपिटल M से, लेकिन इस चैप्टर में रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल C से। अच्छा, इसी को कभी कभी मोलर भी कहते हैं, मोलर। और इस मोलेलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से, और इसी को कभी कभी मोलर भी कहते हैं, अच्छा, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर देंगे x से, इसको ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन हम करेंगे x से रिप्रेजेंट। और जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसको नीचे लिख देंगे। अगर सॉल्यूट का निकालना है तो x2, अगर सॉल्वेंट का निकालना है तो x1। अब समझते हैं मोल फ्रैक्शन, एक एक करके सब समझेंगे छोटे छोटे। सबसे पहले सॉल्यूशन, 2 कंपोनेंट होगा, उस 2 कंपोनेंट में एक सॉल्यूट होगा, दूसरा सॉल्वेंट होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मजा आ गया। अब मोल कंसेप्ट का कुछ अब समझना है। मोल फ्रैक्शन, मोलेरिटी और मोलेलिटी। मोलेलिटी को ही कहेंगे मोलर, मोलेरिटी, इसी मोलेरिटी को मोलर भी कहेंगे, और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन। अब देखना, मोल फ्रैक्शन को समझने के लिए करेंगे क्या। मान लेते हैं हमको एक कॉइन दिया गया, तो हेड आने का चांस कितना है, जिस फेस का आने का चांस है वो बाई टोटल कर देंगे। मतलब हेड आने का चांस है 50% और टेल आने का चांस भी है 50%। अगर एक डाइस दिया गया, डाइस लूडो वाला डाइस, वो डाइस अगर दिया गया तो उस डाइस में बोलेगा कि 1 आने का चांस कितना है, 1/6। जिस फेस को आना है बाई टोटल फेस, उसी तरह से जिस फेस को आना है बाई टोटल फेस, तो उसी तरह से यहां भी करेंगे। मान लेते हैं सॉल्यूट जो लेकर चले थे, इस सॉल्यूट का मोल है N2 और इस सॉल्वेंट का मोल है N1। मतलब यहां पे N1 + N2 मोल है टोटल मोल। क्या यही टोटल मोल है इस सॉल्यूशन में? इस सॉल्यूशन में N2 मोल है सॉल्यूट का और N1 मोल है सॉल्वेंट का। इसका मतलब अगर मोल फ्रैक्शन हमको निकालना है सॉल्यूट का x1 क्या है, सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट का है। ठीक, अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का, ठीक, अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का या अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्वेंट का, तो कैसे निकालेंगे? सॉल्वेंट का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल को ऊपर रखेंगे बाई टोटल मोल, जैसे डाइस में किए थे। जिस फेस का निकालना है उसका फेस बाई टोटल, ये n है, h नहीं है, कंफ्यूज ना करें।
मेरा आदत ही इस तरह से है, ये n है n, ये h नहीं है, कृपया करके इसे h ना समझे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, अब x2 पे आते हैं। x2 जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसको ऊपर रखेंगे बाई टोटल मोल, कहानी हर एक जगह सेम जाएगा। अच्छा, एक छोटा सा और तरीका सीखेंगे। मोल फ्रैक्शन जब भी निकाला जाता है एक में निकाला जाता है, मतलब जब भी मोल फ्रैक्शन आएगा, जब भी मोल फ्रैक्शन 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट का आएगा तो पक्का मोल फ्रैक्शन किसी भी एक का 1 से कम होगा। हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, जब भी मोल फ्रैक्शन 2 से ज्यादा कंपोनेंट का अगर हम निकालेंगे, 2 से ज्यादा कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो किसी भी एक स्पेसीज का मोल फ्रैक्शन 1 से कम आएगा, लेकिन जब सभी के मोल फ्रैक्शन को जोड़ेंगे तो 1 के बराबर आएगा। जैसे कि अगर हम क्वाइन का केस लेके चले, क्वाइन, तो क्वाइन में हेड आने का चांस कितना था 1/2, टेल आने का चांस कितना था 1/2। अगर टोटल चांस को जोड़े तो क्या 1 के बराबर आएगा, टोटल चांस को जोड़े तो 1 के बराबर आएगा। उसी तरह डाइस में 1 का आने का भी चांस है 1/6, 2 का आने का भी चांस है 1/6, 3 का आने का भी चांस है 1/6। मतलब हर एक के आने के चांस को अगर ऐड करें तो क्या 1 के बराबर आएगा, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, मतलब 1/6 इंटू 6 मतलब 1 आएगा। उसी तरह से कभी भी अगर मोल फ्रैक्शन दिया जाए तो मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर। कोई दिक्कत, मतलब मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के बराबर होगा। 2 कंपोनेंट रहे या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट रहे, अगर हर एक के मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो 1 के बराबर होगा। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन जब भी आएगा दो कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन में या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन में तो 1 से कम ही आएगा किसी भी एक का, लेकिन अगर जोड़ देंगे दोनों को तो वो पक्का 1 के बराबर आएगा। मतलब मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के बराबर होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है। अब बात करते हैं मोलरिटी का। ठीक, अब बात करते हैं मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है? मोलरिटी और कुछ नहीं है, बस एक कॉन्सेंट्रेशन को लिखने का तरीका है, कॉन्सेंट्रेशन को लिखने का तरीका। जैसे हम कहते हैं कि जैसे कि किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करते हैं कि डेंसिटी है, उसी तरह का ये भी एक मोलरिटी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन का टर्म है, इसको कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। कि कोई चीज़ कितना मोल 1 लीटर में है, कितना मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में, यही बताता है मोलरिटी। मोलरिटी क्या बताता है, कितना मोल 1 लीटर में है। अब सवाल उठता है कितना मोल, किस चीज का मोल? तो कितना मोल ध्यान से सुनिएगा, कितना मोल सॉल्यूट 1 लीटर में प्रेजेंट है, यही कौन बताता है? मोलरिटी, यही बताता है मोलरिटी। इसी को कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन, भी कभी कभी इसी को कहेंगे, और इसी को मोलरिटी भी कहते हैं। इसी को काइनेटिक्स में हम मेजर कर रहे थे, इसी को लिख रहे थे डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यही है कॉन्सेंट्रेशन इन ए यूनिट टाइम। ये सीखे थे पिछले चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक, मोलरिटी, मोलरिटी क्या हो जाएगा? मोलरिटी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये 1 लीटर होना पक्का है, 1 लीटर होगा तभी ये डिफाइन होगा, अगर ये 1 लीटर नहीं होगा तो ये डिफाइन नहीं होगा। उसी से मिलता जुलता एक और टर्म है मोलरिटी, जिस मोलरिटी को क्या कहते हैं? मोलल भी कहते हैं। एक छोटा सा बात और बताते हैं, जब भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में आर आ जाए तो पक्का नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा। कोई दिक्कत? जब भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में आर आ जाए पक्का वॉल्यूम आएगा। कोई दिक्कत? जैसे कि नॉर्मेलिटी में भी वॉल्यूम होगा, फॉर्मेलिटी में भी वॉल्यूम होगा। नॉर्मेलिटी अभी नहीं पढ़े, आगे समझेंगे, नॉर्मेलिटी आएगा किसी चैप्टर में, समझेंगे नॉर्मेलिटी क्या होता है। अभी बस ये जानेंगे कि मोलरिटी किसको कह रहे हैं, आर आएगा तो पक्का वो उसके नीचे वॉल्यूम आएगा। अच्छा, ये मोलरिटी भी सब कुछ सेम होगा, पूरा कहानी सेम होगा, बस यहाँ पे जो हम वॉल्यूम सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले रहे हैं, यहाँ पे सॉल्वेंट का वॉल्यूम लेंगे, सॉल्वेंट का वेट लेंगे, वेट सॉल्वेंट का वेट। अब ध्यान से देखिएगा, ऊपर सब कुछ सेम होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन
1 kg, केजी में 1 kg सॉल्वेंट, और यहाँ पे वेट किसका लेके चलेंगे, सॉल्वेंट का वेट, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम किसका लेके चलेंगे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मोल पर केजी, इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर केजी, और इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर। अच्छा, अगर मान लेते हैं हमको दिया जाए, सपोज दैट हमको 1 किलो चावल दिया जाए, 1 किलो चावल दिया जाए, चावल नहीं कुछ और ही लेके चलते हैं, हम लेके चलते हैं, हमको दिया जाए 1 किलो सैंड दिया जाए, 1 किलो सैंड, 1 किलो सैंड अगर दिया जाएगा तो उस सैंड को अगर हम गर्म करेंगे तो क्या वो सैंड 2 किलो का हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। मतलब मास जो होगा, मास टेम्परेचर से मास का कोई लेना देना नहीं है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तब भी मास वही रहेगा। इसका मतलब मोलेलिटी के ऊपर में नंबर आ रहा है, नंबर भी नहीं बदलता है। अगर 10 लेके चलेंगे, अगर 10 लेके चलेंगे तो गर्म करने पे भी वो 10 ही रहेगा। मतलब मोलेलिटी में मास ऊपर नंबर आ रहा है, नीचे मास आ रहा है, मतलब इस मोलेलिटी को टेम्परेचर से कुछ लेना देना नहीं है, मतलब ये टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है। ये पॉइंट बना के लिख लीजिएगा कि मोलेलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मोलेलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। लेकिन वॉल्यूम, अगर हमको 1 लीटर वाटर दिया जाए और बोला जाए इसको गर्म कीजिए, अगर 1 लीटर वाटर लेके चल रहे हैं तो 1 लीटर अगर वाटर लेके चल रहे हैं, अगर उसको गर्म करेंगे तो क्या वॉल्यूम बदलेगा, हाँ वॉल्यूम बदलेगा। अगर वॉल्यूम बदला इसका मतलब मोलेरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मोलेरिटी कैसा है, मोलेरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो पॉइंट लगा के लिख लीजिएगा, मोलेरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। अब सवाल उठता है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या होगा। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता। मोल फ्रैक्शन कैसा है, मोल फ्रैक्शन जो मेरा है ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी, इसका किसी तरह का कोई यूनिट नहीं होता है। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल, मोल सब मोल कट जाएगा तो ऊपर भी कुछ नहीं नीचे भी कुछ नहीं, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक, यहां तक समझ गए। ठीक, चलिए अगले